नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं, जो कि आपके मैकेनिकल जेई से संबंधित विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जैसे HAL, UP RML, UP PCL, UP SSSC और जैसे ही अनेक एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको आज जो सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का चैप्टर मेटल फॉर्मिंग एंड शीट मेटल ऑपरेशन संबंधित क्वेश्चन को आज सॉल्व कराऊंगा। इसके पहले भी मैंने कई विषयों से जैसे थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन जैसे अनेक विषयों पर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। यदि आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो विषय है वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का चैप्टर मेटल फॉर्मिंग एंड शीट मेटल ऑपरेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कि मैच लिस्ट 1 पर पहली लिस्ट को विथ लिस्ट 2 दूसरे लिस्ट से मैच कराना है। एसोसिएटेड फोर्सेस मतलब फर्स्ट में जो है वह मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस है और लिस्ट 2 में है एसोसिएटेड फोर्सेस एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक, तो दिया है लिस्ट 1, लिस्ट 2। दिया है लिस्ट 1 में वायर ड्राइंग, बी एक्सट्रूजन, सी ब्लैंकिंग, डी बेंडिंग और इसमें दिया है शियर फोर्स, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स एंड स्प्रिंग बैक फोर्स। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले दिया हुआ है वायर ड्राइंग। तो जो वायर ड्राइंग में फोर्स होता है वो होता है टेंसाइल फोर्स। वायर ड्राइंग क्या होता है टेंसाइल फोर्स में जब हम लोग एक को उसका तनन बल काम करता है तो मतलब जब हम लोग तारों का निर्माण करते हैं वायर ड्राइंग फोर्स उसमें तनन बल लगता है, जिसके कारण हम मेटल को आसानी से किसमें तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, तार के रूप में। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो किसी मेटल को तार के रूप में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होती है? तो डक्टिलिटी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको आसानी से तारों के रूप में वह परिवर्तित किया जा सकता है। तो वायर ड्राइंग क्या हो जाएगा, ए के लिए हो जाएगा 2, ए के लिए क्या हो जाएगा 2। तो इसमें से देखिए 2 कहाँ है, 2 सी में है और बी में है। उसके बाद दूसरा दिया है एक्सट्रूजन। तो एक्सट्रूजन में क्या होता है, एक्सट्रूजन में कंप्रेसिव फोर्स लगता है। ठीक, एक्सट्रूजन में कंप्रेसिव फोर्स लगता है, जैसे कि हम आपको पता ही होगा एक्सट्रूजन प्रोसेस में जैसे इसमें एक सिलेंडर होता है, दूसरा हम लोग का प्लंजर होता है। इस प्लंजर की सहायता से इसके दूसरे सिरे पे हम लोग मेटल को हम लोग फोर्स करते हैं। तो जब फोर्स किया जाता है तो जो ये हाई क्रॉस सेक्शन का मेटल है ये लो क्रॉस सेक्शन के मेटल में कन्वर्ट होकर के दूसरे तरफ निकलता है। तो यहाँ पे इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स लग रहा है, इस पर लगने वाला फोर्स जो है वो कंप्रेसिव फोर्स है। तो एक्सट्रूजन के लिए क्या हो जाएगा, एक्सट्रूजन के लिए हम कह सकते हैं कि एक्सट्रूजन पर लगने वाला फोर्स कैसा है, एक्सट्रूजन पर लगने वाला फोर्स कैसा है, वो है कंप्रेसिव फोर्स। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, बी के लिए भी हो जाएगा बी के लिए 3 हो जाएगा। तो बी के लिए 3 तो यहाँ पर दिया हो तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ब्लैंकिंग क्या होता है, ब्लैंकिंग होता है यदि हम कोई शीट मेटल है उस शीट मेटल में से कोई होल काट करके अलग कर लेते हैं तो ये जो होल है हमारा ये हेल्पफुल होता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, इसको ब्लैंकिंग कहा जाता है। मतलब किसी प्रोसेस में से किसी शीट मेटल में से किसी भी शेप का, यहाँ मैंने सर्कुलर लिया जरूरी नहीं, किसी भी शेप का कोई पार्ट काट करके अलग कर लेना जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है ब्लैंकिंग कहा जाता है। तो ब्लैंकिंग में जो फोर्स है एसोसिएटेड होता है, जो उससे संबंधित फोर्स होता है वो शियर फोर्स होता है, क्योंकि शियर फोर्स के द्वारा ही पंच क्या है, इसमें से पंच जो होता है पंच इसमें से ऐसे कट के शियर फोर्स लगाता है और शियर फोर्स के कारण मेटल उसमें से कट करके अलग हो जाता है। तो जो पंचिंग ऑपरेशन है, पंचिंग में कैसा पंचिंग, पियर्सिंग, ब्लैंकिंग सभी में किस प्रकार का फोर्स लगता है, उसमें शियर फोर्स लगता है। तो सी के लिए क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो सी के लिए 1 सही है। और बचा बेंडिंग के लिए स्प्रिंग बैक फोर्स बचा 4। तो देखिए स्प्रिंग बैक फोर्स क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की बेंडिंग कर रहे होते हैं, मान लीजिए हमको ये हमारे पास एक शीट मेटल या फिर कोई रॉड है, ठीक, इसको हमको बेंड करके इस 90 डिग्री के एंगल पे हमको लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक मोल्ड होता है और उस रॉड को इस पर रख के इस प्रकार से फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पे ये इसमें आकर के इसका शेप ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम फोर्स को हटाते हैं तो मान लीजिए कि 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री तो हमने फोर्स किया, जैसे हम फोर्स को हटाते हैं तो 90 डिग्री से फिर उसका एंगल थोड़ा बढ़ जाता है। ये क्योंकि इसको कहते हैं स्प्रिंग बैक इफेक्ट। क्या है, पदार्थ की इलास्टिसिटी के कारण होता है। इलास्टिसिटी के कारण जो क्या होता है, हम लोग जो
जब फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण जितना पदार्थ का मेटल है यानी जितना भाग है प्लास्टिसिटी जोन में पहुंच गया चुका होता तो उसका शेप में परिवर्तन हो जाता है, और जो पार्ट प्लास्टिसिटी जोन में नहीं पहुंच पाता है वो इलास्टिक जोन में ही रह जाता तो वह वापस अपने उसी शेप में आने का प्रयास करता है। जिसके कारण अगर हम किसी रॉड को 90 डिग्री पर फोर्स करते हैं तो 90 डिग्री के जैसे हम फोर्स को हटाते हैं तो फिर से उसका एंगल अपने पूर्व एंगल पे आने का प्रयास करता है। इसीलिए क्या किया जाता है, जब भी बेंडिंग की जाती है रॉड की तो उसकी बेंडिंग अगर हमको 90 डिग्री चाहिए तो उससे थोड़ी अधिक मात्रा में की जाती है। इसे कहा जाता है ताकि हम लोग जो स्प्रिंग बैक इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। तो जब भी बेंडिंग ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे स्प्रिंग बैक फोर्स काम करता है। तो इस प्रकार वायर ड्राइंग के लिए टेंसाइल फोर्स, ठीक, एक्सट्रूजन के लिए कंप्रेसिव फोर्स और ब्लैंकिंग के लिए शियर फोर्स काम करता है। ठीक, तो ये फोर्स हैं 4 प्रकार के फोर्स जो अन्य मतलब विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन में कौन कौन से फोर्स काम करते हैं वो ये है। आगे ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ फोर्जिंग। निम्नलिखित में से फोर्जिंग का क्या एडवांटेज है। ठीक, तो देखिए इसमें दिया है पहले गुड सरफेस फिनिश, लो टूलिंग कास्ट, क्लोज टॉलरेंस एंड इम्प्रूव्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए यद्यपि फोर्जिंग के एडवांटेज हम लोग देखें तो ये चारों के चारों ही फोर्जिंग के एडवांटेज हैं। इसमें क्या है, हमको गुड सरफेस फिनिश प्राप्त होता है, उसका टूलिंग कॉस्ट भी कम होता है, और उसमें जो क्लोज टॉलरेंस प्राप्त होता है मतलब उसमें जो एक्यूरेसी होती है वो भी क्लोज टॉलरेंस होती है, और साथ में दिया इम्प्रूव्ड फिजिकल प्रॉपर्टी भी दिया है। तो देखो चारों इसके एडवांटेज है। लेकिन ये जो ऊपर के 3 एडवांटेज है, गुड सरफेस फिनिश, लो टूलिंग कॉस्ट और क्लोज टॉलरेंस, ये अदर प्रोसेस में भी देखने को मिल जाते हैं। तो जो इम्प्रूव्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ फोर्जिंग में ही देखने को मिलती है, जो फोर्जिंग प्रोसेस होता है उसमें ही देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जब भी किसी मेटल पे जितना अधिक मैकेनिकल वर्क होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी उतनी ही बढ़ जाती है। जो अदर प्रोसेस होते हैं उसमें मैकेनिकल वर्क क्या होता है, कम होता है, जबकि फोर्जिंग में क्या है पूरा मैकेनिकल वर्क ही हो रहा होता है मेटल पे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कास्टिंग की बात करें तो कास्टिंग में क्या है, कास्टिंग में सिर्फ लिक्विड मेटल है, उसको हम लोग किसी को सांचे के अंदर मोल्ड के अंदर डाल करके उसको जमने देते, तो उसमें किसी प्रकार का मैकेनिकल वर्क नहीं होता है मेटल पर, वो क्या है सिर्फ रिक्रिस्टलाइज हो जाता है। तो इसमें जो हम लोग को प्रॉपर्टी प्राप्त होगी वो जो मेटल की नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं वही रह जाती हैं। अब अगर उदाहरण दूसरा हम कोई उदाहरण ले लें, जैसे वेल्डिंग है, वेल्डिंग तो जॉइनिंग प्रोसेस है, ठीक, जैसे कोई अदर फॉर्मिंग ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए हमने रोलिंग लिया, ठीक, तो रोलिंग में क्या है 2 रोल के बीच में से मेटल को पास किया जाता है, और जब मेटल को पास किया जाता है दूसरी तरफ उसका डायमीटर क्या है कम हो रहा होता है। तो इसमें क्या है, देखिए रोल है, रोल के द्वारा इस पर थोड़ा वर्क किया जा रहा होता है। तो जब वर्क किया जा रहा हो तो जो मेटल होती है उसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक, क्योंकि इसमें जो होता है मेटल के रोलर के द्वारा मेटल के ऊपर थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है, उसको कंप्रेस किया जा रहा होता है। लेकिन इसमें क्या है अधिक मैकेनिकल वर्क नहीं हुआ। जबकि फोर्जिंग की क्या विशेषता होती है, फोर्जिंग की विशेषता ये होती है कि इसमें हम लोग पूरे का पूरा जो मेटल होता है उस, जैसे मान लीजिए मेटल हमको क्रेन का हुक बनाना है और उसको हम अगर फोर्जिंग से बनाते हैं क्रेन के हुक को, तो ध्यान रखिए कि क्रेन हुक अगर एग्जाम में पूछा जाता है क्रेन हुक को किस प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, तो क्रेन के हुक को हमेशा ही फोर्जिंग के द्वारा बनाया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या है, इस क्रेन के हुक को जब फोर्जिंग के द्वारा बनाएंगे तो ये क्या है, इसमें क्या है मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है, तो मैकेनिकल वर्क के कारण इसकी स्ट्रेंथ क्या है काफ़ी अधिक हो जाती है। अगर उदाहरण के लिए देखिए एक और उदाहरण होता है फोर्जिंग का, जो एक और सबसे अधिक फ़ायदा क्या होता है, हम इस पर ग्रेन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कास्टिंग के द्वारा बनाएं, ये हमने क्या किया, एक क्रेन के हुक को कास्टिंग के द्वारा बना लिया, ठीक, हमने क्या किया ऐसा मोल्ड लिया उसमें कास्टिंग के द्वारा बना लिया, और दूसरा है हमने फोर्जिंग के द्वारा बना लिया, ठीक। तो देखिए दोनों में अंतर क्या होगा, इसमें देखिए इसमें जो मेटल होगा, इसमें मेटल का जो ग्रेन होगा, ठीक, वो कैसा होगा, जो मतलब ग्रेन स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा जिस प्रकार से मेटल जम रहा होगा, तो उसमें जो ग्रेन बाउंड्री होगी, तो मोस्टली ऐसा मान सकते हैं इसमें जो ग्रेन का डायरेक्शन होगा वो सिर्फ इस तरह से ही होगा, ठीक।
तो और अगर हम लोग फोर्जिंग से बनाते हैं तो फोर्जिंग में क्या करते हैं, फोर्जिंग पहले हम लोग इस प्रकार से रॉड लेंगे और रॉड को पीट के धीरे 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 उसको पहले और शेप देंगे, फिर और शेप देंगे, इस प्रकार शेप देते हुए इसको शेप देते हैं। तो इसमें जो ग्रेन का फ्लो होगा वो इस तरह से होगा, मतलब इसमें जो भीतर की ग्रेन के फ्लो का डायरेक्शन होगा वो हमको इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, अब देखिए दोनों में जो ग्रेन के फ्लो का डायरेक्शन है ये इस तरह से प्राप्त होगा। तो अब दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि अगर हम इस पे यहाँ पे लोड लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों इस ग्रेन की लेयर है इस जहाँ पे ग्रेन के मेटल थोड़ा सा कमजोर है तो यहाँ से इसका शेयर फेलियर हो जाएगा और ये एक हुक वहीं से जहाँ पे क्रेन का हुक टूट जाएगा। जबकि इसमें क्या है, इसमें जब ये इस तरह से इसका डायरेक्शन, इसमें मेटल का डायरेक्शन क्या है, इसमें मेटल का ग्रेन फ्लो का डायरेक्शन इस प्रकार से है अलोंग द हुक। तो इसमें जब हम लोग यहाँ पे लोड लगाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी होगी कि इस पे एक बेंडिंग लोड लगाएगा जो इसके एंगल को थोड़ा सा कम करने का प्रयास करेगा। ठीक, लेकिन वो क्या है, इतना स्ट्रेंथ अधिक होगा हुक का कि वो उसका बेंडिंग को आसानी से रजिस्ट कर पाएगा। ठीक, तो ये फोर्जिंग विशेषता होती है। तो फोर्जिंग की दो विशेषताएं मेन होती हैं, एक वो फिजिकल प्रॉपर्टी को बहुत अधिक मात्रा में इम्प्रूव कर देता है, दूसरा उसमें ग्रेन के फ्लो को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हमको उसमें ग्रेन का फ्लो किस प्रकार का चाहिए वो डिसाइड हो जाता है। तो ये इसकी विशेषता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रूव्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। ऊपर की देखिए जो गुड सरफेस फिनिश, किसी प्रकार का कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होगा तो उसमें हम गुड सरफेस फिनिश प्राप्त होगी। टूलिंग कॉस्ट, देखिए टूलिंग कॉस्ट यद्यपि इसकी कम होती है, ठीक, लेकिन ये अदर मेटल्स की जैसे रोलिंग की है, एक्सट्रूजन की, इनकी भी टूलिंग कॉस्ट उतनी अधिक नहीं होती है। क्लोज टॉलरेंस हमको दोनों में ही प्राप्त हो सकता है। ठीक, इसके अलावा मतलब एक्सट्रूजन में भी हमको क्लोज टॉलरेंस प्राप्त होता है। उसका जो बेस्ट आंसर ये है, यद्यपि अगर ये आंसर नहीं दिया होता इनमें से कोई आंसर दे तब भी हमारा आंसर सही हो जाता। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टेम्परेचर रेंज फॉर द एक्सट्रूजन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के एक्सट्रूजन के लिए निम्नलिखित में बेस्ट टेम्परेचर क्या है। देखिए अलग अलग मेटल के लिए जो एक्सट्रूजन टेम्परेचर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखिए सबसे पहले आप देखिए मैग्नीशियम को नोट कर लीजिए। मैग्नीशियम के लिए जो मैग्नीशियम के जो एक्सट्रूजन टेम्परेचर होता है वो होता है 325 डिग्री से लेकर के 425 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 325 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 425 डिग्री सेल्सियस तक मैग्नीशियम का होता है। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का जो होता है वो 425 से लेकर के लगभग 480 डिग्री सेल्सियस तक एल्यूमिनियम का होता है। ठीक, अगर हम लोग स्टील की बात करें तो स्टील के लिए जो एक्सट्रूजन टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग 1100 से लेकर के 1250 डिग्री सेल्सियस तक। 1100 से लेकर के 1250 डिग्री सेल्सियस तक स्टील का के लिए एक्सट्रूजन का टेम्परेचर होता है। अगर लेड की बात करें लेड की, तो लेड की जो के लिए जो एक्सट्रूजन टेम्परेचर होता है वो होता है 200 से लेकर के 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये क्या है, ये अलग अलग मेटल्स के लिए एक्सट्रूजन टेम्परेचर है। ये याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो मोस्टली जो ये चार इंपॉर्टेंट है, यद्यपि और भी पूछे जा सकते हैं लेकिन वो अब जो सबका यहीं याद कर पाएंगे तो जितना हम लोग याद कर सकते हैं तो इन चारों का याद कर लीजिए। तो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट टेम्परेचर रेंज फॉर हॉट एक्सट्रूजन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के हॉट एक्सट्रूजन के लिए टेम्परेचर कितना है, तो हम बताते हैं कि उसको कितना होता है 425 से लेकर के 480 तक होता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर कहाँ दिया हुआ है, 425 से लेकर 480 तक। तो देखिए बेस्ट आंसर आपका सी है। तो इसमें बेस्ट आंसर क्या देखने को मिल रहा है, बेस्ट आंसर हमको सी मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। Which one of the following lubricant is most suitable for drawing mild steel wires। देखिए जब ड्राइंग की कंडीशन, ड्राइंग मतलब किसी मेटल को तार के रूप में कन्वर्ट करना, मतलब वायर ड्राइंग प्रोसेस में देखिए कौन कौन से हम लोग लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जब हम लोग वायर ड्राइंग के केस में लुब्रिकेंट की बात करते हैं तो अगर वायर ड्राइंग प्रोसेस क्या है, अगर क्या है स्लो है, अगर हम लोग स्लो है मतलब वायर ड्राइंग प्रोसेस अगर स्लो है तो हम लोग जो यूज़ करते हैं उस यूज़ करते हैं ड्राई सोप सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ड्राई सोप सॉल्यूशन, मतलब साबुन का प्रयोग करते हैं। ऐसा लुब्रिकेंट किया जाता है। जो हम लोग के घरों में साबुन होता है वो भी सोप की तरह होता है, तो हम लोग वो सोप नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो कई तरह से मॉडिफाइड किया गया होता है। इंडस्ट्री के यूज़ के लिए इंडस्ट्रियल सोप आता है, तो ड्राई सोप सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और अगर थोड़ा सा स्पीड अधिक है, स्पीड थोड़ी सी अधिक है, मतलब मॉडरेट स्पीड पर अगर वर्क करना है तो यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोग एक्वस सोप सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। एक्वस
सोप सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। एक्वस सोप सॉल्यूशन मतलब जो पानी में बना हुआ सोप के सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके पहले जो सॉलिड फॉर्म में सोप होता है, और जब थोड़ी सी स्पीड अगर अधिक है तो हम लोग एक्वस के फॉर्म मतलब पानी में घुले हुए सोप सॉल्यूशन का प्रयोग करेंगे, और स्पीड अगर बहुत अधिक है तो हम लोग लाइम वाटर का प्रयोग करते हैं, लाइम वाटर। ठीक, तो लाइम वाटर का प्रयोग करते हैं। इसलिए वायर ड्राइंग जो हम लोग कह सकते हैं कि वायर ड्राइंग में जो हम लोग लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं कौन कौन से कर सकते हैं, ड्राई सोप सॉल्यूशन, ठीक, एक्वस सोप सॉल्यूशन और लाइम वाटर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सा आंसर दिया हुआ है। इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग लुब्रिकेंट्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर ड्राइंग मोल्ड स्टील वायर वायर। तो सोडियम स्टीयरेट ये तो आंसर नहीं है, वाटर नहीं है, कैरोसिन नहीं है, तो लाइम वाटर। देखिए यहाँ पे वाटर लिखा है, सिर्फ वाटर नहीं यूज़ करते हम लोग, एक वाटर में बना हुआ सोप का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, मतलब एक्वस सोप सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, सिंपल वाटर नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लाइम वाटर का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए, लुब्रिकेंट के, ऐसा लुब्रिकेंट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं वायर ड्राइंग ऑफ माइल्ड स्टील के लिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए स्ट्रिप टू बी रोल्ड फ्रॉम अ थिकनेस ऑफ 30 mm टू 15 mm। मतलब एक हम लोग के पास एक स्ट्रिप है जो 30 mm की है, उसको 15 mm में कन्वर्ट करना है रोलिंग के द्वारा। ठीक, उसको रोल करना है यूजिंग ए 2 हाई मिल्स हैविंग अ रोल डायमीटर। रोल का डायमीटर d दिया हुआ है, रोल का डायमीटर 300 mm दिया हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द अनएडेड बाइट शुड बी नियरली। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान इन्होंने पूछा है। तो देखिए जो रोलिंग प्रोसेस होता है, रोलिंग प्रोसेस, उसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं जो आप याद कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे क्योंकि इससे संबंधित कभी कभी छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। पहले मैं आपको फिगर बना कर दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि एक स्ट्रिप है जिसकी इनिशियल में जो थिकनेस है वो H1 है मान लीजिए, ठीक, और उसका जब हम लोग रोलिंग करके उसको कम कर दिया तो रोलिंग करने के बाद जो इसकी थिकनेस है मान लीजिए वो क्या है, वो H2 इसकी रोलिंग करने के बाद थिकनेस है। तो जिस रोल, ये मान लीजिए कि रोल है, दो रोलर हैं, ठीक, इनके डायमीटर मान लीजिए कि D है, D मतलब होंगे दोनों के सेम ही होंगे। ठीक, दोनों रोलर के डायमीटर सेम डायमीटर के होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनके डायमीटर अलग अलग होंगे तो जिसका डायमीटर कम होगा ये रोल स्ट्रिप उस तरफ मुड़ने लगती है। ठीक, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, उसकी स्पीड क्या है, कम हो जाएगी, तो वो क्या, सॉरी, वो हाई स्पीड पे घूमेगा तो वो स्ट्रिप को अपनी तरफ ले जाने का प्रयास करने लगेगा। ठीक, तो और इसमें क्या है, इसका मान लीजिए डी डायमीटर इसका है, क्या डायमीटर है, या फिर ये मान लीजिए आर इसका आर रेडियस है, या डी डायमीटर के लिए कैपिटल आर इसका रेडियस कह लीजिए। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस करें तो मान लीजिए सेंटर है, तो इस सेंटर से ये क्या है, ये आर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों यहाँ पे, तो हम लोग इस रोल को थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। तो अगर हम इस रोल को थोड़ा सा बड़ा करके इस प्रकार बनाते हैं और एक रोलर के बारे में देखते हैं। ठीक, एक रोलर के बारे में अगर डिस्कस शुरू करें तो यहाँ से ये स्ट्रिप आई थी, तो ये स्ट्रिप मान लीजिए आगे तक जाती है और घटने के बाद स्ट्रिप यहाँ आ गई, तो यहाँ मान लीजिए इसका सेंटर है। तो ये जो बीच में ये जो डिफरेंस है, ये जो आपका डिफरेंस है, ये कि यहाँ पे इस तरह से हम लोग का ये मान लीजिए सेंटर है, सेंटर O। ठीक, तो ये जो आपको लेंथ ये प्राप्त होगी, ये कितनी प्राप्त होगी, ये आपकी प्राप्त हो जाएगी डेल्टा H/2। डेल्टा H क्या है, डेल्टा H है H1 माइनस H2। ठीक, इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि टोटल थिकनेस डेल्टा H होगी, दोनों में घटाव, तो आधा इस तरफ आधा उस तरफ, तो डेल्टा H/2 हो जाएगा। ये आपका रोल का रेडियस R है। ठीक, और ये आपकी मान लीजिए कॉन्टैक्ट लेंथ है, कॉन्टैक्ट लेंथ L के रूप में कहिए कि ये जो हमको प्राप्त होता है ये L प्राप्त होता है, कॉन्टैक्ट लेंथ है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहीं तक इस प्रकार से रोल का ये होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी अधिक मात्रा में ये इस प्रकार से कर्व हो रहा है, तो इसको जो कॉन्टैक्ट लेंथ इसको हम लोग यहाँ L ले लेते हैं। ठीक, तो ये जो बचा, ये जो हम लोग के पास छोटा सा भाग बचा, ये कितना बच गया, ये बच गया R माइनस डेल्टा H/2। ठीक, और तो इस प्रकार से ये है। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो कुछ फार्मूले प्राप्त होते हैं, ये जो है एंगल प्राप्त होता है, ये जो एंगल इसको थीटा कहते हैं, थीटा या बाइट एंगल कहा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या है, थीटा क्या है, थीटा कहा जाता है बाइट एंगल। क्या कहा जाता है, बाइट एंगल, BIT बाइट एंगल कहा जाता है।
ठीक। ये लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट है, डेल्टा एच मतलब H1 माइनस H2, और म्यू अगर हम लोग मान लें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को अगर हम लोग म्यू से दर्शाते हैं तो अब देखिए क्या होता है। अब देखिए जो फार्मूले हम लोग को प्राप्त होते हैं, ये फार्मूले आप देख समझ लीजिए कि कॉस थीटा, जो कॉस थीटा की वैल्यू प्राप्त होती है वो इक्वल टू होती है 1 माइनस डेल्टा एच अपॉन 2r, ये प्राप्त होती है हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू। दूसरी जो हम लोग को चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक, तो देखिए ये प्राप्त होती है कि डेल्टा एच इक्वल टू होता है म्यू स्क्वायर इंटू आर होता है। तो जो हम लोग का डेल्टा एच मैक्सिमम, या ये कहें कि डेल्टा एच जो होता है, डेल्टा एच मैक्सिमम, जो मैक्सिमम हम लोग प्राप्त कर सकते हैं रिडक्शन, वो होता है म्यू स्क्वायर इंटू आर होता है। अब देखिए किसी रोलिंग ऑपरेशन संभव हो पाएगा, तभी संभव हो पाएगा जब कि म्यू, जो म्यू की वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू बाइट एंगल की वैल्यू है, अगर उसका tan निकाले उससे अगर म्यू की वैल्यू अधिक है तभी रोलिंग ऑपरेशन संभव हो जाएगा, या इसे कहते हैं कंडीशन फॉर सेल्फ एंट्री कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कंडीशन फॉर सेल्फ एंट्री। सेल्फ एंट्री मतलब जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, ये शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए tan थीटा के। ओके। और दूसरा जो कांटेक्ट लेंथ का फार्मूला प्राप्त होता है, एल इक्वल टू प्राप्त होता है, ये होता है अंडर रूट डी इंटू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय 2। ये आपको प्राप्त हो जाता है, ये कांटेक्ट लेंथ का फार्मूला प्राप्त हो जाता है। तो ये सब फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये सब फार्मूले हैं रोलिंग से संबंधित हैं। तो शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा है, ए स्ट्रिप इज टू बी रोल्ड फ्रॉम अ थिकनेस ऑफ 30 mm। तो ये H1 की वैल्यू दी हुई है और H2 की वैल्यू क्या दी हुई, 15 mm दी हुई है। यूजिंग ए 2 हाई मिल्स हैविंग अ रोल ऑफ डायमीटर, D की वैल्यू कितनी दी हुई है, 300 mm दी है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू उन्होंने पूछा है। तो म्यू की वैल्यू हमको निकालना है। तो हमने देखिए आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच की वैल्यू होती है म्यू स्क्वायर इंटू आर होती है। तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा 30 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 15 बराबर म्यू स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू डायमीटर की वैल्यू 300 दी है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 150। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी तो वो हो जाएगी 0.1 का अंडर रूट। तो 0.1 का अंडर रूट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, अगर मान तो 0.35 के आसपास आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 0.1, या ये कहें कि एक ऊपर आएगा बटे 10 का अंडर रूट निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग म्यू की वैल्यू आएगी 0.35 के आसपास आ जाएगी। तो 0.3 के वैल्यू कितने आ जाएगी, 0.3 पॉइंट हमने कितना निकाला 0.35। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, इसके देखिए छोटे छोटे फार्मूले, ये याद रख लीजिए कि किस पे क्या है, छवि कोई छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमको, मैच द फॉलोइंग है, मैच लिस्ट 1 पार्ट्स विद लिस्ट 2 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पहले भी लिस्ट में पार्ट्स दिए हैं, दूसरे में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिया है। एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। और हमने को इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक, और दूसरे उसमें से हमको करेक्ट आंसर चूज करना है। देखिए शुरू करते हैं। देखिए इन्होंने दिया है, सबसे पहले सीमलेस ट्यूब दिया है, एक्यूरेट एंड स्मूथ ट्यूब्स दिया है, सरफेस हैविंग हायर हार्डनेस एंड फैटिग स्ट्रेंथ। ठीक, तो यही इसमें से हमको चूज करना है। तो देखिए सीमलेस ट्यूब जो बनाई जाती हैं वो रोल फार्मिंग के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक, जो सीमलेस ट्यूब्स होती हैं वो हमेशा रोल फार्मिंग के द्वारा बनाई जाती है। ठीक, और क्या कहते हैं, छोटे छोटे पार्ट बना करके हम लोग आसानी से उसको जोड़ देते हैं। ठीक, अगर हमको मतलब सीमलेस ट्यूब का मतलब क्या होता है, सीमलेस ट्यूब का मतलब होता है कि वो सीधे सीधे उसमें किसी प्रकार की जॉइंट नहीं होती है। ठीक, तो अगर छोटे पतले डायमीटर की हमको बनानी होती तो हम रोल फार्मिंग से बना लेते हैं, और बड़े डायमीटर की अगर हम लोग को बनानी होती है तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूसली उसकी कास्टिंग करते हुए, जैसे हमने बताया था ना, कंटिन्यूसली कास्टिंग के द्वारा हम लोग बड़े डायमीटर की बना लेते हैं। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए के लिए 1 कहाँ दिया, सी और ए में दिया हुआ है। ठीक, अब बी क्या है, एक्यूरेट एंड स्मूथ ट्यूब्स। तो जो एक्यूरेट और स्मूथ ट्यूब्स प्राप्त होती है वो कोल्ड फार्मिंग के द्वारा प्राप्त होती हैं। ठीक,
देखिए रोल फार्मिंग क्या है, रोल फार्मिंग एक हॉट वर्किंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसको मेटल को हम लोग गर्म करते हैं ताकि वो अपने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अब की ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक। जबकि एक्यूरेट और स्मूथ प्रूफ कब प्राप्त होगी, जब हम लोग कोल्ड फार्मिंग करेंगे। मैंने आपको बताया था जबकि हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में अंतर मैं आपको बता रहा था मटेरियल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हॉट वर्किंग प्रोसेस होता है तो हॉट वर्किंग प्रोसेस में क्या होता है, उसमें जो हमको डायमेंशनल एक्यूरेसी कम प्राप्त होती है, उसमें सरफेस फिनिश भी हमको कम प्राप्त होती है। जबकि कोल्ड फार्मिंग जो प्रोसेस होता है उसमें जो हमको प्राप्त होता है सरफेस रफनेस और इसमें जो सरफेस की स्मूथनेस प्राप्त होती है, डायमेंशनल टॉलरेंस प्राप्त होता है, एक्यूरेसी प्राप्त होती है, वो हाई प्राप्त होती है। मतलब जो कोल्ड फार्मिंग प्रोसेस है उसमें हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी प्राप्त होती है, हाई एक्यूरेसी प्राप्त होती है। तो उन्होंने क्या है, एक्यूरेट एंड स्मूथ ट्यूब। तो एक्यूरेट और स्मूथ ट्यूब कब प्राप्त होगी, जब कोल्ड फार्मिंग होगी। तो बी के लिए क्या हो जाएगा 4, तो बी के लिए 4 किस में दिया, और बी के लिए 4 ए और सी में से ए में दिया, तो हमारा आंसर तो हो गया ए, ठीक। तो हमारा आंसर हो गया ए। बाकी जो तीसरा बच्चा उसको चेक कर लेते हैं। सरफेस हैविंग हायर हार्डनेस एंड फैटिग स्ट्रेंथ, ठीक, उसके लिए क्या दिया है, शॉर्ट पिनिंग। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी के लिए 2। शॉर्ट पिनिंग, शॉर्ट पिनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। शॉर्ट पिनिंग क्या प्रोसेस होता है, शॉर्ट पिनिंग एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम सरफेस की हार्डनेस को बढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें स्टील के बॉल्स होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, छर्रे टाइप के होते हैं। ठीक, इसको क्या किया जाता है, जैसे ये हम लोग की सतह है, इस सतह को हार्ड बनाना तो इस पर लगातार की स्किन की बौछार की जाती है, जिससे क्या होता है, इसकी जो ऊपरी सतह मेटल की होती है वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाती है, और वहाँ का जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, जो शुरुआत में बड़े बड़े ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है, वो इसके प्रहार के कारण छोटे छोटे ग्रेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, या इसको क्या है, साइज़ का कम हो जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर जितना ग्रेन स्ट्रक्चर बड़ा होगा, मतलब अगर कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर है तो मटेरियल क्या होता है, मटेरियल सॉफ्ट होता है। अगर ग्रेन स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रेन स्ट्रक्चर कोर्स है, मतलब बड़े ग्रेन का स्ट्रक्चर है, तो मटेरियल कैसा, सॉफ्ट होता है। और छोटे ग्रेन स्ट्रक्चर मतलब फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब ग्रेन का जो स्ट्रक्चर अगर छोटे छोटे होता है तो मटेरियल क्या होता है, हार्ड होता है। तो छोटे छोटे ग्रेन स्ट्रक्चर का मटेरियल हार्ड होता है, जबकि बड़े ग्रेन स्ट्रक्चर का मटेरियल क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो शॉर्ट पिनिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट पिनिंग के द्वारा स्टील बॉल्स होती हैं, स्टील बॉल्स का जिस सतह को हम लोग को हार्ड बनाना होता है उस पर उसका लगातार प्रहार किया जाता है, जिससे जो उसकी ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह के जो ग्रेन्स हैं, कोर्स ग्रेन हैं, उस पर प्रहार तो चपटे, इस प्रकार से चपटे चपटे रूप में बदल जाते हैं और उनकी हार्डनेस क्या है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार शॉर्ट पिनिंग के द्वारा क्या, शॉर्ट पिनिंग एक तरह का हार्डनेस इंप्रूव करने का मेथड है, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा है, इनका सरफेस हैविंग हायर हार्डनेस एंड फैटिग स्ट्रेंथ, तो शॉर्ट पिनिंग के द्वारा हम लोग ये कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन रोलिंग a strip between two rolls, the position of the neutral point in the arc of contact does not depend upon, ठीक। अब देखिए इन्होंने कहा है कि रोलिंग स्ट्रिप, एक स्ट्रिप की रोलिंग करते समय दो रोल्स के बीच में द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट की जो स्थिति है वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है। न्यूट्रल पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक रोल है, दूसरा रोल ये है, इसके बीच में हम लोग ये रोलिंग कर रहे हैं, ठीक। तो ये रोलिंग इस तरह से ये बढ़ रही है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए रोलर है, इसकी स्पीड को मान लीजिए सर, स्पीड की जो इसकी NRPM पे घूम रहा है, तो इस NRPM के कारण इसकी कुछ ये यहाँ पे क्या लीनियर वेलोसिटी हो, तो मान लीजिए लीनियर वेलोसिटी v है, ठीक। तो जिस तरफ मेटल क्या है, मेटल की थिकनेस ज़्यादा होती है, मेटल थिकनेस ये ज़्यादा होती है, ठीक, उस तरफ की जो मेटल की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, v से कम होती है। Vm इज लेस देन v, मतलब जो मेटल की वेलोसिटी है वो रोलिंग के पूर्व जो होती है कम होती है, जबकि रोलिंग के दूसरे साइड जो मेटल की वेलोसिटी होती है Vm होती है वो ग्रेटर देन v होती है, मतलब रोलर की वेलोसिटी से अधिक होती है। तो ये जो जोन हमको प्राप्त होता है, इस जोन में किसी न किसी पॉइंट पे तो ऐसा होगा, पहले क्या है यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इस रोलर पे कम होती जाती है, फिर एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, उसके बाद फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू करती है, तो उसके क्या है जो रोलर की वेलोसिटी उससे ज़्यादा हो जाती है। तो एक ना एक पॉइंट तो ऐसा होगा जिस पॉइंट पर क्या है मेटल के फ्लो की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, किस वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी हो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी,
है ना, तो उस पॉइंट को ही कहा जाता है न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। मतलब कहने का ये है कि जब रोलिंग कर रहे होते हैं हम किसी स्ट्रिप की, तो रोलिंग से पूर्व जो मेटल की वेलोसिटी होती है वो रोलर वेलोसिटी से रोलर वेलोसिटी से कम होती है। उसके बाद जब रोलिंग हो जाने के पश्चात जो वेलोसिटी होती है वो रोलिंग वेलोसिटी से अधिक होती है। जो वेलोसिटी होगी वो रोलिंग वेलोसिटी से अधिक होगी। तो बीच में एक ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी और रोलर की वेलोसिटी दोनों क्या है, सेम हो जाएंगी। या दूसरे वर्ड्स में कहें कि दोनों मेटल और रोलर के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो उस पॉइंट को कहा जाता है न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। ठीक, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। अब ये न्यूट्रल पॉइंट किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो न्यूट्रल पॉइंट किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो देखो न्यूट्रल पॉइंट डिपेंड करता है आपका, डिपेंड करता है कि डेल्टा एच कितना है, ठीक, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, रोलर का डायमीटर कितना है। ये चीज़ों पर, इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्योंकि रोलर की वेलोसिटी डिपेंड करती है। रोलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पाई डी एन बाई 60। तो ये भी पे डिपेंड ही करेगा। तो ये रोलर की स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, डायमीटर डिपेंड कर रहा है। ठीक, और डेल्टा एच जितना होगा उसके आधार पर ही हम लोग म्यू डिसाइड होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस प्रकार से हमको जो न्यूट्रल पॉइंट की स्थिति है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ रिडक्शन मतलब डेल्टा एच पे डिपेंड करती है, हाँ डिपेंड करती है। डायमीटर ऑफ द रोल डी पर डिपेंड करती है, हाँ करती है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू पे डिपेंड करती है, हाँ करती है। तो उन्होंने पूछा कि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डस नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं करती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मटेरियल ऑफ द रोलर्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मटेरियल ऑफ द, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मटेरियल ऑफ द रोलर। इस पर डिपेंड नहीं करती है, बाकी इन तीनों पे डिपेंड करती है। इन्होंने पूछा क्या, डस नॉट डिपेंड है, डस नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द रोलर्स। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। तो इस प्रकार आप समझ जाएंगे न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है रोलर में। ठीक, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर रोलर और मेटल की जो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। अगला क्वेश्चन ले लेते, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोल्ड वर्किंग प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग इफेक्ट। कोल्ड वर्किंग से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो मैंने जब आपको कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग का डिफरेंस बताया था मटेरियल साइंस से, तो उसमें मैंने आपको सब चीज़ बताई थी। एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते जाते हैं और आपको आंसर बता देंगे। ठीक, नंबर 1 कोल्ड वर्किंग, स्ट्रेस आर सेटअप इन द मेटल। हाँ, ये कथन सही है। इन्होंने पूछा क्या है, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये कथन सही है कि जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं, जबकि हॉट वर्किंग प्रोसेस में इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हॉट वर्किंग प्रोसेस में हम लोग जो मेटल की वर्किंग कर रहे होते हैं वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर कर रहे होते हैं। तो जब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर ऊपर कर रहे होते हैं, हॉट वर्किंग के पश्चात जब वो ठंडा हो रहा होता है तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर फिर से खुद को एडजस्ट कर लेता है, अपने इंटरनल स्ट्रेसेस को समाप्त कर देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हॉट वर्किंग प्रोसेस होता है उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होती हैं, जबकि कोल्ड वर्किंग में इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। नंबर ग्रेन स्ट्रक्चर गेट डिस्टॉर्टेड। हाँ, ये कथन भी सही है। जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है उसमें ग्रेन स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी वही कारण वही कि हॉट वर्किंग में क्या होगा कि अगर हम लोग ग्रेन स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो भी जाएगा तो जब वो अपने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के पास समीप पहुंचेगा और वहाँ से ठंडा होना शुरू होगा तो उसके ग्रेन के स्ट्रक्चर फिर से खुद को उसी रूप में ढाल लेंगे। तो जो डिस्टॉर्ट भी हो गए होंगे तो फिर से अपने स्वयं को उत्तम रूप में, स्वयं को मतलब फिर से उसी रूप में ढाल लेंगे। तो उसमें किसी प्रकार का ग्रेन स्ट्रक्चर डिस्टॉर्शन नहीं होता है। जबकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या है, ग्रेन स्ट्रक्चर का डिस्टॉर्शन हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग कोल्ड वर्किंग रोलिंग देखें तो अगर हम लोग इस तरफ देखें तो इसमें जो ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं रोलिंग से पहले अपने कोर्स फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब रोलिंग हो जाती है तो ये क्या है, इस प्रकार से एलोंगेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है, यह देखिए इसको कहा जाता है कॉलमनर, कॉलम के रूप में आ जाते हैं। लंबे लंबे कॉलम्स नहीं है, इस प्रकार कॉलमनर फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रेंथ था। ठीक, तो ये क्या है, ग्रेन स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है। अगर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है तो उसमें क्या है, ग्रेन स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है। तीसरा कथन इन्होंने क्या कहा है, तीसरा कथन इन्होंने कहा है स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द मेटल आर डिक्रीज्ड। ये कथन गलत है। कोल्ड वर्किंग अगर हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और हार्डनेस दोनों क्या है, बढ़ती है। ठीक, घटती नहीं है। ठीक,
तो इसको आपको याद रखना है कि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में जो मेटल की स्ट्रेंथ होती है और हार्डनेस दोनों ही इंक्रीज करती हैं, जबकि हॉट वर्किंग प्रोसेस में स्ट्रेंथ और हार्डनेस में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता। इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो स्वयं के ग्रेन स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है, क्योंकि सब देखिए स्ट्रेंथ, हार्डनेस, जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं सब की सब ग्रेन स्ट्रक्चर पे मोस्टली डिपेंड करती हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना, तो उसमें किसी प्रकार का स्ट्रेंथ और हार्डनेस में चेंजेस नहीं होते हैं। जबकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या होता है, स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाती है और साथ में हार्डनेस भी चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से हो गया स्ट्रेंथ हार्डनेस ऑफ द मेटल आर डिक्रीज। तो कथन गलत है। अगला ले लें, सरफेस फिनिश इज रिड्यूस्ड, गलत है। तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या होता है, जो सरफेस फिनिश होता है वो रिड्यूस नहीं हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्या कहते हैं इम्प्रूव हो जाता है। ठीक, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में होता है उसमें हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी प्राप्त होती है, मतलब हम लोग जो डायमेंशन प्राप्त करें वो डायमेंशन आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक, सरफेस फिनिश बहुत अच्छी प्राप्त होती है। ठीक, जबकि हॉट वर्किंग प्रोसेस में क्या होगा, हॉट वर्किंग प्रोसेस में क्या होगा, हमको सरफेस फिनिश अच्छी प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि जब हम लोग हॉट वर्किंग प्रोसेस कर रहे हैं तो जब वो कोल्ड होता है तो उसकी जो ऊपर की सतह है वो वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभी क्या करके ऑक्साइड बना लेती है और वो स्केल के फॉर्म में अलग होने लगते हैं, तो जिसके कारण उसकी सरफेस फिनिश क्या है, खराब हो जाती है। जबकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हमको बहुत अच्छी सरफेस फिनिश प्राप्त होती है। तो ये कथन भी क्या है, गलत है। तो कोल्ड वर्किंग के कंडीशन में पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए फोर्जिंग मेथड फॉर रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ ए बार एंड इस प्रोसेस मेकिंग इट लॉन्गर इज टर्न एज। इन्होंने कहा है एक इस प्रकार का फोर्जिंग मेथड जिसमें डायमीटर के बार के डायमीटर को घटाया जाता है और उसको लंबा किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फुलरिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को फुलरिंग कहा जाता है। फुलरिंग क्या कहा जाता है, फुलरिंग में हम लोग क्या करते हैं, ठीक, फुलरिंग में हम लोग किसी मेटल के डायमीटर को घटाते हैं और उसको लंबा बनाते हैं। ठीक, इसको फुलरिंग कहा जाता है। अगर दूसरा ऑप्शन क्या कहते हैं, ड्राइंग भी कह सकते हैं, मतलब उसको हम लोग ड्रा करके उसको लंबा कर रहे होते, तो ये प्रोसेस भी क्या कहला जाता है, इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या कहते थे, ड्राइंग कह सकते थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या थे, फुलरिंग दिया हुआ है, क्योंकि पंचिंग, अपसेटिंग एंड एक्सट्रूजन ये क्या है, ये प्रोसेस अलग होते हैं। ठीक, इसमें क्या आप देखिए बाकी ऑपरेशन से बता देते हैं आपको। पंचिंग क्या होता है, पंचिंग दो चीज़ें याद रख लीजिए, एक होता है पंचिंग और दूसरा होता है ब्लैंकिंग। इन दोनों में अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यद्यपि ये सीट मेटल के ऑपरेशन है तो मैं आपको बता देता हूँ पंचिंग को कभी कभी पंचिंग को ही पियर्सिंग कहा जाता है, पियर्सिंग। ठीक, पंचिंग और पियर्सिंग एक ही चीज़ है, जबकि ब्लैंकिंग क्या है, अलग चीज़ है। ठीक, तो देखिए पहले मैं आपको पंचिंग और पियर्सिंग के बारे में बता देता हूँ। ठीक, पंचिंग एंड पियर्सिंग, पंचिंग या फिर इसे कहा जाता है पियर्सिंग। पियर्सिंग इसमें क्या कहा जाता है, इसमें मान लीजिए हम लोग पास कोई मेटल शीट है, तो इसमें अगर हम किसी एक होल बनाते हैं और होल बनाने के बाद उसमें से जो मेटल निकला है ये वेस्ट हो जाता है। इसमें जो मेटल गोल गोल निकले हैं ये वेस्ट है, और जबकि ये क्या है, बाकी जो बचा हुआ है शीट मेटल है ये हमारे काम का, मतलब ये हमारा प्रोडक्ट है और ये क्या है, ये वेस्ट है। ये वेस्ट है या कहें ये बाई प्रोडक्ट है, मतलब मेन प्रोडक्ट नहीं है। तो जब इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है पंचिंग कहा जाता है, पियर्सिंग कहा जाता है। अब याद रखने के लिए क्या कीजिए, हम जब कान छिदवाने जाते हैं तो कान छेदे जाते हैं, तो कान छेदने की जो प्रक्रिया उसको कहा जाता है पियर्सिंग कहा जाता है। ठीक, तो कान छेदने की जो प्रक्रिया होती है उसको पियर्सिंग कहा जाता है। तो पियर्सिंग में क्या आपको कान छेदा जाता है, कान छेदने के बाद उसमें से बाद जो थोड़ा सा जो त्वचा का कोई भाग निकल गया है तो क्या वो आपके लिए यूज़फुल है, नहीं, वो वेस्ट है, जबकि आप यूज़फुल है, तो आप वहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि पियर्सिंग मतलब कि जब हम लोग होल कर देंगे किसी मेटल में, तो होल करने के पश्चात जो हम लोग को प्रोडक्ट बचेगा शीट मेटल, वो हम लोग का प्रोडक्ट है, और जबकि होल जो निकल गया है मटेरियल वो क्या है, वेस्ट है या कहीं बाई प्रोडक्ट है। तो उसे कहा जाएगा, उसे कहा जाता है पंचिंग या पियर्सिंग कहा जाएगा। या दूसरे शब्दों हम लोग कहते हैं कभी कि पंच पेपर ला दीजिए। तो पंच पेपर क्या होता है, पंच पेपर इस प्रकार का होता है जिसमें इस प्रकार के दो होल रहते हैं, तो पंच पेपर कहा जाता है। तो मतलब इस प्रकार का पेपर जिसकी पंचिंग हो चुकी है। तो हमारे लिए क्या पेपर इंपॉर्टेंट है, ये बना जो होल बन गया वो ठीक, होल तो इंपॉर्टेंट, लेकिन होल में के बाद जो मटेरियल निकला है थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है, इसको पंचिंग या पियर्सिंग कहा जाता है। ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, पंचिंग एंड पियर्सिंग जब पढ़ ही रहे हैं तो पंचिंग एंड पियर्सिंग में जो पंच बनाया जाता है, पंच
ये होता है, ये एग्जैक्ट साइज़ का होता है, मतलब जिस साइज़ का हमको होल बनाना होता है उसी एग्जैक्ट साइज़ का होता है। और जो डाई होता है, डाई में क्लियरेंस दिया जाता है। क्या किया जाता है? क्लियरेंस दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचिंग या फिर पियर्सिंग ऑपरेशन में जो पंच होता है उसका डायमेंशन क्या होता है। मान लीजिए हमको डी डायमीटर का क्या है, अगर होल बनाना है तो पंचिंग एंड पियर्सिंग में जो पंच का साइज़ होगा, पंच का साइज़ वो डी डायमीटर के बराबर होगा, मतलब एग्जैक्ट होगा। पंच जो क्या होता है, एग्जैक्ट डी डायमेंशन का होगा। जबकि जो डाई होगी, डाई में क्लियरेंस दिया जाएगा, तो जो डाई का होगा वो कितना हो जाएगा, वो डायमीटर डाई का होगा वो 1 - 2c हो जाएगा। सी क्या है? सी क्लियरेंस की वैल्यू, सी क्या है? क्लियरेंस है। मतलब जो पंचिंग ऑपरेशन है, सॉरी, d + 2c होगा, ठीक। जो उसमें क्या होगा, पंच क्या होगा, एग्जैक्ट साइज का होगा, जबकि डाई क्या होगी, डाई में क्लियरेंस दिया जाएगा तो डाई का जो डायमीटर हो जाएगा थोड़ा सा बढ़ के बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पंचिंग में क्या है, पंच एग्जैक्ट, तो थोड़ा सा बढ़ा करके डाई को बनाएंगे, ठीक। अगर इसी प्रकार अगर क्लियरेंस, अगर हम लोग ब्लैंकिंग ऑपरेशन की बात करें तो ब्लैंकिंग मतलब होता है इस प्रकार का ऑपरेशन जिसमें किसी शीट मेटल से कोई होल काट के निकाला जाता है, होल या फिर कोई अन्य साइज। तो इसमें जो मेटल हम लोग को निकला है ये हमारे लिए प्रोडक्ट है। मतलब किसी मेटल शीट में जो हम लोग प्रोडक्ट काट करके निकाले हैं वो क्या है हमारे लिए, हाँ वो प्रोडक्ट है, और बाकी जो शीट है वो अलग है, ठीक। तो जब किसी शीट मेटल में से कोई क्रॉस सेक्शन काट के निकाला जाता है तो उसको ब्लैंकिंग ऑपरेशन कहते हैं। जो ब्लैंकिंग ऑपरेशन होता है इसमें डाई जो होती है, डाई एग्जैक्ट साइज़ की होती है। मतलब अगर हमको डी डायमीटर का होल बनाना है तो इसमें जो डाई होगी, डाई का डायमीटर कितना होगा, वो डी होगा। जबकि पंच में क्या है, पंच में क्लियरेंस दिया जाता है। क्लियरेंस किस में दिया जाता है? पंच में दिया जाता है। तो पंच का साइज़ क्या होगा, डी से थोड़ा कम होगा, d - 2c। सी क्या है यहाँ पे? क्लियरेंस की वैल्यू है। सी क्या है? क्लियरेंस की वैल्यू है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? यहाँ आपको याद रखना है कि पंचिंग ऑपरेशन में पंच एग्जैक्ट साइज का होता है, जबकि ब्लैंकिंग ऑपरेशन में डाई एग्जैक्ट साइज की होती है, ठीक। अगला दिया है अपसेटिंग। अपसेटिंग क्या होता है? अपसेटिंग होता है जैसे हमारे पास कोई रॉड है तो उसकी किसी एक भाग के डायमीटर को बढ़ा दिया जाता है, ठीक। ठीक, या फिर उसको क्या कहते हैं, फिर एक भाग के, कभी कभी हमें पूरे भाग के डायमीटर को अगर हम लोग बढ़ा करके, मतलब सीधे फुलरिंग का अपोजिट क्या होता है, अपसेटिंग होता है। अपसेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपसेटिंग में हम लोग एक जो मेटल है, अपसेटिंग में एक रॉड है, इस पे क्या है, हम लोग कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं जिसके कारण इसका डायमीटर बढ़ जाता है और लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डायमीटर बढ़ जाता है, लेंथ कम हो जाती है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस अपसेटिंग कहलाता है। आखिरी में बचा एक्सट्रूडिंग मतलब एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो रॉड है उसको किसी इस प्रकार के डाई से निकाला जाता है और उसके डायमीटर को कम किया जाता है और लेंथ बढ़ जाती है। देखिए इस प्रोसेस में भी वही है, लेकिन इन्होंने कहा फोर्जिंग मेथड पूछा है, तो एक्सट्रूजन क्या है, फोर्जिंग नहीं है। एक्सट्रूजन एक पृथक चीज़ है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा हो गया, इसका आंसर हो गया फुलरिंग। तो ये हो गया आपका मेटल फॉर्मिंग का पार्ट 1, ठीक। तो इसके दूसरे पार्ट के साथ मैं शीघ्र ही आपको मिलूंगा। यदि आपको इस क्वेश्चन यहाँ कहीं कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमको चाहे तो टेलीग्राम में पर्सनल मैसेज करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, ठीक। यदि आप चाहे तो अन्य वीडियोस देखना चाहते हो तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। और यदि आज जो मैंने पढ़ाया इस क्वेश्चंस की PDF चाहते तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग आपको अगर कुछ भी अधिकतर चीज़ों की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक की लिंक भी है जिसमें अनेक एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न पत्रों का संग्रह है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनके लिए तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो तैयारी करते रहिए, ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। से इस महीने के लगभग आखिरी तक इसकी डेट का अनाउंसमेंट हो जाने के चांसेस हैं, क्योंकि लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके पूर्व हुए एग्ज़ाम्स के रिटर्न के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो शीघ्र ही अब इसका भी एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तैयारी जारी रखिए। किसी प्रकार के भी डाउट के लिए आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तैयारी जारी रखिए। तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।